युवाओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया है। आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है रोजगार, कौशल एवं क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व संवर्धन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्किल एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेतु कई कदम उठाए हैं। अब मैं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति लाना प्रस्तावित करता हूं तथा इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस कोष के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने, 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास, 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधन हेतु व्यय किए जाना प्रस्तावित है। युवाओं को हमारी सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में 1,42,000 से अधिक नियुक्ति की जा चुकी है तथा 1,81,000 से अधिक प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार मेरे द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा के विरुद्ध 3,23,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। अब आगामी वर्ष में भी मैं रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां की जाएगी। युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, किंतु कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के अनुप्रदाय अधिनियम 222 लाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स STF करता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही सरकार में भर्तियां सुचारू रूप से निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप हो सके, इस हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। भर्तियां सुरक्षित व पारदर्शी तरीके संपन्न हो, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधायुक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाना प्रस्तावित है। इसे 250 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ साथ विभागों की योजनाओं में भी आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जाएगा। सदन के माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्त भराएगा। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों में से लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष 100 मेगा जॉब फेयर लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुपत्ति कोचिंग योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करता हूं। गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर भी सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रस्तावित करता हूँ। आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों को
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इससे 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1 लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी एवं आर्टिसन को उनके उत्पादों के विपणन, मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष 10-10 हज़ार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के तहत 250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आई स्टार्ट फंड के माध्यम से स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली मैचिंग शेयर की सीमा 25 लाख रुपये बढ़ा करके 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में युवाओं को अपना स्टार्टअप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगामी वर्ष 75 करोड़ की लागत से ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों, महाविद्यालयों में आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट की स्थापना और संचालन किया जाएगा। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम अवार्ड की राशि को 2 करोड़ रुपये बढ़ा करके 5 करोड़ रुपये करने के साथ ही 35 करोड़ रुपये राशि के कुल 100 पुरस्कार दिए जाना प्रस्तावित है। जनजाति क्षेत्र में युवाओं हेतु गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के साइंस पार्क सेंटर्स का विकास करते हुए इनमें IT, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन गैलरी शुरू की जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे। जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से प्लेनेटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अनुसार वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। अर्थात हम सदैव अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे द्वारा युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेज एंड वायरोलॉजी एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जा रही है। अब मैं युवाओं को हेल्थ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर व बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज कराने हेतु जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश, रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाई जाना प्रस्तावित है। सिविल एविएशन में संभावनाओं के साथ साथ ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी की तर्ज पर जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना के साथ ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फ्लाइट अटेंडेंट, एविएशन मैनेजमेंट कोर्सेज, सिमुलेटर ट्रेनिंग एवं ड्रोन रिलेटेड समस्त ग्राउंड कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। इस पर 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से
माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने की किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालयों एवं कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूँ। युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी जो नेट स्लेट उत्तीर्ण है परंतु किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। ऐसे शोधार्थी का जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन इंटर्न के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों के इनमें इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिए 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का शोध संवर्धन की दिशा में राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों को चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। इस पर 20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं के शैक्षणिक विकास एवं उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने की दृष्टि से नवीन ITI खोले जाने के साथ साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिनका पटल विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण व रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, समाज की सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारंभ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का गठन याद दिलाना चाहूँगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। कालीबाई भील देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को 200 उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक की दूरी दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर बढ़ाकर 75 किलोमीटर करना प्रस्तावित है। वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत वर्तमान कक्षा 8 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्च पर छात्राओं के लिए 9th, 10th, 11th, 12th तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत 1 से 12th तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु कक्षा
9 से 12 में शिक्षण के लिए फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। करोड़ रुपये का व्यय की घोषणा करता हूँ। इस पर 560 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में प्रदेश में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक एवं मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉकों पर विशेष जागरूकता वाले स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा क्लासरूम, लैब, शौचालय के निर्माण तथा जर्जर भवनों रिपेयर आदि के 200 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश में विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले गए तथा वर्ष 21-22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसी कड़ी में अब शेष जिलों जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद, बारां, जालौर में भी वेद विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा प्रदेश में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने, प्रोत्साहन देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए। हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत अब तक 229 युवाओं को 7 विभागों में नियुक्ति प्रदान की। भविष्य में पदक विजेता अपने खेल विशेष में युवाओं को भी प्रशिक्षित कर सके, इसके लिए इन्हें खेल विभाग में ही वरिष्ठता अनुरूप नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बच्चों और युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कोच के 100 पद सृजित किए जाएंगे। मेरे द्वारा बजट में घोषित ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन वर्ष 22-23 में किया गया। युवाओं द्वारा इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। युवाओं के उत्साह एवं इन खेलों के सफल आयोजन को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमने शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन का निर्णय किया। इस प्रकार आगामी वर्ष संपूर्ण प्रदेश अर्थात शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ से हो सके, इस दृष्टि में प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 105 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही मेरे ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि MLA फंड CSR से दिए जाने पर 25 लाख रुपए की मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अब मैं इस मैचिंग ग्रांट की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस खेल स्टेडियम, खेल एकेडमी स्थापित करने के साथ साथ विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं को देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेना है तथा भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी वर्ष 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों सहित संपूर्ण देश में एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता
राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, NCC कैडेट्स व स्काउट गाइड को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड की गतिविधियां प्रारंभ करना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हमारे द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में 3,700 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1,38,00,000 परिवारों को 10 लाख रुपये का निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सरकारी के साथ साथ एमपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल रहा है। इस योजना में लंग्स, बोन मेरो, किडनी, लीवर, हार्ट आदि ट्रांसप्लांट 10 लाख रुपये की सीमा के अतिरिक्त राज्य सरकार के ही खर्च पर निःशुल्क किए जाते हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 32 लाख से अधिक लोगों को IPD में निःशुल्क इलाज प्राप्त हो चुका है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जहाँ एक और अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ओबामा हेल्थ केयर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, वहीं हमारी सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, हर्ष होगा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से हमने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में OPD IPD को पूर्णतः निःशुल्क कर इसी वर्ष 3,50,00,000 से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है। अब इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए रेफरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का विस्तार कर 500 अतिरिक्त 104, 108 एम्बुलेंसेज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। निःशुल्क जांच के अंतर्गत 56 जांचें जिले के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रारंभ की जाएगी। योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वॉक इन कूलर एवं टेस्टिंग लैब की स्थापना सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान व्यय किया जाएगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया था। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में और अधिक संबल देने की दृष्टि से अब मैं परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने का माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत ट्रेलर है। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए 1 2 बोल नहीं रहे हैं। कोरोना के समय हमारे द्वारा ऑक्सीजन बेड्स, ICU, NICU, PICU सहित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन प्रबंधन, कंसंट्रेटर एवं समस्त दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता करते हुए सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल साथियों, अन्य कर्मियों को आमजन के सहयोग से की गई
चिकित्सा व्यवस्था को सभी ने सराहा, किंतु अभी भी कई लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में कार्डियक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डायबिटिक, मेंटल स्ट्रेस एवं फिजिकल फटीग आदि का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में अभी भी सभी प्रदेशवासियों को सजग रहने का आग्रह करता हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी, अब मैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS के अधीन सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पोस्ट कोविड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, सिलिकोसिस, COPD, अस्थमा आदि से संबंधित एडवांस रिसर्च एवं ट्रीटमेंट की दृष्टि से RUHS जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज बनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पोस्ट कोविड सिम्टम में से एक प्रमुख लक्षण मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस का भी रहा है। इसके साथ ही वर्तमान युग में अपने जीवन की कठिनाई में जुड़ने के कारण कई व्यक्ति समस्या का सामना कर रहे हैं। विशेषकर शिक्षा व रोजगार हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मानसिक तनाव अवसाद से बचाने इसका सामना करने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं को शराब और नशे की लत जैसे व्यसनों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों पर 20 करोड़ रुपये की लागत से नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ पूरे प्रदेश में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को अत्यधिक सुदृढ़ किया है। आज प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। मात्र 3 जिले प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं है। इन जिलों के लिए हमने बार बार आग्रह करने पर भी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। अब मैं इन 3 जिलों में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रदेश के अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं हाई एंड रिसर्च सुनिश्चित करने की दृष्टि से RUHS के अतिरिक्त जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 500 करोड़ रुपये का लागत आएगी। प्रदेश में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, RUHS, जोधपुर के मोहतादार माथुर चिकित्सालय सहित अन्य मुख्य चिकित्सा महाविद्यालयों में, अस्पतालों में टर्सरी केयर चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा प्राथमिकता है। माननीय सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से मुझे अवगत कराया। इनकी मांगों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से मैं इनके साथ ही उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सैटेलाइट अस्पताल व क्रमबद्ध किए जाएंगे, जिनकी सूची मैं पटेल पर रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर खुला गया है। इसी तर्ज पर आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू जयपुर में भी 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा। वर्तमान में 124 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में से 52 चिकित्सालयों में ही पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा की व्यापक पहुंच हेतु शेष 72 आयुर्वेद चिकित्सालयों में भी चरणबद्ध रूप से पंचकर्म केंद्रों की स्थापना की जाएगी। राज्य में आयुष चिकित्सा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के परिसर में, यूनानी महाविद्यालय बालोतरा बाड़मेर में यूनानी चिकित्सालय, नाथद्वारा राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय, भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय व बालोतरा बाड़मेर में
होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा रावता चिड़ावा, झुंझुनू में आयुर्वेदिक औषधालय व श्री महावीर इंडोर करौली में आयुष चिकित्सालय खोले जाएंगे। साथ ही लवाण, दौसा व नदवई भरतपुर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय को अश्रेणी औषधालय में क्रमान्वित किया जाएगा। समित ब्लॉकों में होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समित ब्लॉकों पर सड़क सुरक्षा ये हमारे लिए चिंता का विषय है। संपूर्ण देश में सड़कों पर यातायात आवागमन बढ़ने के साथ साथ दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह बहुत दुखद का विषय है, दुख का विषय कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि हमने सड़क सुरक्षा को प्रभावी करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू करने, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन तथा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने से ठोस कदम उठाए, किंतु अभी भी इस दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अतः आगामी वर्ष जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन जॉइंट टीम के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इस टास्क फोर्स में प्रशासन, पुलिस, परिवहन और PWD के अधिकारी सम्मिलित होंगे। समस्त बाल वाहिनी और स्कूल बसेज में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाने प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर, जोधपुर में राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर, बीकानेर, चूरू, पाली, सीकर, बाड़मेर के साथ साथ इटावा, कोटा, बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर, खींवसर, नागौर, निवाई, टोंक, भील, कुआ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तथा शाहपुरा, जयपुर में ट्रॉमा सेंटर की लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे। साथ ही समस्त चिकित्सा महाविद्यालय में गंभीर घायलों को प्राथमिकता के साथ उपचार करने के लिए ट्रॉमा ट्राइएज प्रोटोकॉल की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, शुद्ध के लिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का विषय रहा हमेशा। इसके लिए प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, इसलिए हमने निर्णय किया कि मिलावटखोरों को किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध नियमित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शुद्ध के लिए मात्र एक अभियान तक सीमित न रहे, इस हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना करने के साथ साथ 250 से अधिक फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा आवश्यक टेस्टिंग संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से राज्य स्तर पर फूड सेफ्टी तथा ड्रग कंट्रोल कार्यालयों का एकीकरण कर स्थापित कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल की तर्ज पर जिला स्तर पर भी फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर के 100 नए पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूँ। इसके प्रत्येक जिले में मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। राशन की दुकानों पर डिजिटल वे डीजेज उपलब्ध कराकर उन्हें पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट मशीन भार है और ऐसी योजनाओं को सीमित अथवा बंद कर देना चाहिए। इस विडंबना का सामना हमारा देश ही नहीं कर रहा है, अपितु अमेरिका जैसे विकसित देश में भी पूंजीवादी विचारधारा सामरिक सुरक्षा के विरोधी करती रही है। वहाँ भी लोकतंत्र विश्वास रखने वालों ने ऐसी विचारधारा का सामना कर सामरिक सुरक्षा योजनाओं को निरंतर जारी रखा। मैं सदन को अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा का यह कथन याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने सामरिक सुरक्षा के महत्व को दोहराने के साथ साथ सामरिक सुरक्षा फंड्स को बाजार में निवेश करने पर भी पुरजोर विरोध किया था। जैसे वो NPS का मामला है, OPS के साथ में वो भावना इसमें ही आ रही। उन्होंने 14 अगस्त 2010 को कहा था 75 ईयर एगो, 14 अगस्त 2010 के 75 साल पहले, in the midst of the Great Depression, Franklin Roosevelt signed Social Security into law, laying a cornerstone in the foundation of America's middle class, and assuring generation of America's seniors that after a lifetime of hard work,
they would have a chance to retire with dignity. We have an obligation to keep that promise. आगे कहते हैं ओबामा साहब, we have an obligation to keep that promise जो मिस्टर रूजवेल्ट ने कहा था, to safeguard social security for our seniors, people and disabilities and all Americans today, tomorrow and forever. One thing, आगे कहते हैं मिस्टर ओबामा, one thing we cannot afford to do, though it is privatized social security, an ill-conceived idea that would add trillions of dollars to our budget deficit while trying our benefit to the whims of Wall Street, जैसे बॉम्बे में शेयर मार्केट है, वहाँ वॉल स्ट्रीट कहलाती है अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट traders and the ups and downs of the stock market. I will fight with everything I have got to stop those who would gamble your social security on Wall Street. अध्यक्ष महोदय, ये हमारी थीम है और इसी थीम पे हम भी चलना चाहते हैं जो मिस्टर बराक ओबामा ने कहा। श्री बराक ओबामा को दिनांक 14 अगस्त 10 के कथन का सारांश में हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आज से 75 साल वर्ष पूर्व 14 अगस्त 1935 को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामरिक सुरक्षा को कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे वह सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्र भर कठिन परिश्रम करने के बाद सत्सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। बराक ओबामा आगे कहते हैं, इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सर्वदा सामरिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। हम किसी भी सूरत में सामरिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। ये एक बिल्कुल गलत सोच है। इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाने के साथ साथ बेनिफिट की राशि को स्टॉक मार्केट की अनिश्चितता से जोड़ देंगे, जैसा अभी वो हमारे देश में भूचाल आया हुआ है अडानी साहब के केस को लेके। वही मैंने इसीलिए ओपीएस लागू की है। माननीय सदन को कहना चाहूँगा, ओपीएस की भावना यही थी जो 75 साल पहले कहा गया है। आगे कहते हैं ओबामा साहब, इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग समस्त देशवासियों को सर्वदा सामरिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। और आगे कहा है, हम किसी भी सूरत में सामरिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। ये बिल्कुल गलत सोच है। इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाएंगे, साथ साथ बेनिफिट की राशि को स्टॉक मार्केट की अनिश्चितता से जोड़ देंगे। मैं पूरा जोर लगाकर ऐसे लोगों को रोकूंगा जो हमारी सामरिक सुरक्षा को बाजार के बदले में रहते हैं। यही बात जो है, यही बात मैं आपको हमेशा सदन के माननीय सदस्यों को कहता रहता हूँ कि हम भी हमारे कर्मचारियों को एनपीएस के माध्यम से स्टॉक मार्केट के बर्तन नहीं छोड़ेंगे। ये भाव इसके अंदर। इसलिए माननीय सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और व्यक्त विचारों के समान ही कार्मिकों की सामरिक सुरक्षा अर्थात पेंशन हेतु अंशदान को एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत बाजार में निवेश कर होने वाले रिस्क को देखते हुए ही मेरे द्वारा पिछले बजट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में एलआईसी जैसे भारत सरकार के उपक्रम में के शेयर प्राइस में भी अप्रत्याशित कमी ने हमारे ओपीएस लागू करने के निर्णय को सही साबित कर दिया। मैं सदन के माध्यम से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से संपूर्ण देश में कार्मिकों के लिए ओपीएस लागू करने का आग्रह करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई सीख द ट्रू मेजर्स ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन लॉ हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, अर्थात समाज की सच्ची प्रगति इस बात में निहित है वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है को अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। हमारा मानना है कि वंचित वर्गों को सामरिक सुरक्षा प्राप्त होना उनका हक है। इसी कारण केंद्र की हमारी यूपीए सरकार द्वारा राइट बेस्ड लॉ जैसे मनरेगा आरटी फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों के कारण ही तत्व समय की वैश्विक मंदी ग्लोबल रिसेशन की मार से आम आदमी बच पाया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, जहां राज्य सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय कर 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामरिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही, वहीं केंद्र सरकार द्वारा केवल 10 लाख व्यक्तियों को ही
मात्र 200 से 300 रुपये प्रति माह पेंशन देते हुए सिर्फ 300 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों में पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति अलग अलग है। हाल ही मैंने पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि संपूर्ण देश के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कानून लाते हुए एक रूपता के साथ में लागू करने की व्यवस्था करें। जहाँ एक और हमने केंद्र सरकार से मांग की है, वहीं हम पहल करते हुए राजस्थान में ऐसा कानून लाना मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों परिवारों को एंटाइटलमेंट बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से मैं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ पेंशन योजना को समावेश करते हुए कानून बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के से प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष की रोजगार गारंटी तथा वृद्ध दिव्यांग एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1000 रुपये महीने की पेंशन प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित तो इस प्रकार है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार कथोड़ी सहरिया विशेष योग्यजन को भी स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 रुपये का रोजगार मिल सकेगा हमेशा के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस का रोजगार प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के तमाम समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को, मैं वापस पुनः पढ़ रहा हूँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त बेनिफिशियरीज को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को वर्तमान में 500 साढ़े 700 रुपये की बजाय 1000 रुपये पेंशन मिल सकेगी। जैसा विदित है, हमारी संवेदनशील सरकार ने वर्ष 19 में 6 वर्षों के बाद में पेंशन राशि में वृद्धि की थी। लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर को होने वाली समस्या के निराकरण की दृष्टि से हर वर्ष परमानेंट 15% स्वतः वृद्धि किए जाने की प्रावधान की मैं घोषणा कर रहा हूँ। वर्तमान में ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन आदि कंपनियों ने युवा कार्मिकों को सुविधा में पर ट्रांजेक्शन के आधार पर जोड़ रखा है। ऐसे कर्मियों को गीग वर्कर्स कहते हैं। संपूर्ण विश्व के साथ ही प्रदेश में भी गीग इकोनॉमी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 3-4 लाख हो चुकी है। इन गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था ये बड़ी कंपनियां नहीं करती। ऐसे वर्कर्स को शोषण से बचाने का संबल प्रदान करने की दृष्टि से मैं गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की राशि से गीग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि नई पहल करते हुए मैं पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइज होने के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री चिरंजीव श्रमिक संबल योजना लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता देना प्रस्तावित है। प्रदेश में छात्रों और श्रमिकों निम्न आय वर्ग के जन सामान्य को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए हमने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की थी। आज लगभग 1000 इंदिरा रसोई है, पर मात्र 8 रुपये भोजन की थाली ससम्मान उपलब्ध होती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना पर 700 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा। हमने विभिन्न वंचित वर्गों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से इनके कल्याण और उत्थान के लिए भी कोष गठित किए थे, जिनके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इसे और अधिक गति देने, त्वरित का रूप देने प्रदान करने की दृष्टि से
मैं SC/ST विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपये बढ़ा करके 1,000 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि भी 200 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। सफाई कर्मचारी विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में लगभग 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र TSP के निवासियों के समग्र विकास के लिए पैसा एक्ट 96, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट तथा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने कई कदम उठाए। आज भी जनजातीय क्षेत्र में अधिक से अधिक सामुदायिक पट्टे फॉरेस्ट राइट दिए जाने की आवश्यकता है। इन कार्यों को और आगे बढ़ा ले जाने के साथ साथ स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त करने की दृष्टि से मैं पैसा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग टास्क फोर्स के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000 स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, आवश्यक कृत्रिम अंग, उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, कैलीपर, श्रवण यंत्र स्त्री के लिए 10,000 रुपये प्रति 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इससे 50,000 दिव्यांग लाभान्वित होंगे। इसमें 75 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। विशेष योग्यजनों को बेहतर शैक्षिक वातावरण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना 25 करोड़ की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही आगामी वर्ष कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। दिव्यांगों हेतु संचालित एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ब्रेल पुस्तकें, प्ले एलिमेंट उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि 15% वृद्धि की जाएगी। अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु छात्रों के निर्माण सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। साथ ही सभी की दूरगामी सस्टेन प्रभाव के लिए किसी भी देश प्रदेश की सफलता महिलाओं और बच्चों पर निर्भर करती है। हमने इसी उद्देश्य से 1,000 करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति कोष का गठन कर उड़ान, इंदिरा मातृत्व योजना, पोषण व महिला उद्यम प्रोत्साहन जैसी महिला विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की है। महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु मैं महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले 1 लाख रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराते हुए रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ियों में सुविधाओं के विस्तार एवं बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से मैं 8,000 आंगनबाड़ी, 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 320 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। हमने इस वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी क्रम अब मैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख से अधिक बच्चों के लिए भी आगामी वर्ष में 2 सेट यूनिफॉर्म देने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों की नियमित शारीरिक व जाँच पोषण संबंधी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माहवारी केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालय पर 100 एवं जिला मुख्यालय 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। इसमें 70 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु मैं प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर खोलना प्रस्तावित करता हूँ।
इसके अंतर्गत लगभग 60 करोड़ विषयों को ताकत दी। चूल्हे के धुएं से जलती हुई आंखों के साथ काम करने वाली मां को, गरीब मां को, और जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो यह स्टेटस सिंबल बन चुका था, उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो,